हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया है उस टॉपिक का नाम था अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो क्वेश्चन दो केस में था। पहला केस जिसमें मॉड्यूलस चेंज नहीं होता है, मतलब आर चेंज नहीं होता है, और दूसरा केस था जिसमें आर भी चेंज हो रहा है। ओके, अब आज के टॉपिक का नाम क्या है यहां तो हम देख ही लेंगे। आज के टॉपिक का नाम है वी वांट टू फाइंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एनथ रूट। तो वो कौन सी चीज है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट, फोर्थ रूट या एनथ रूट निकालने के लिए हमारी मदद करेगी। ओके, तो ये है वो टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है डी मॉवरीज थ्योरम, ये शॉर्ट में उसको कहते हैं डीएमटी, डी मॉवरीज थ्योरम। अब ये डी मॉवरीज थ्योरम दो केस में डिवाइडेड है, ध्यान दीजिएगा कैसे। ये केस नंबर 1 है, यहां केस नंबर 2 है। अब केस नंबर 1 क्या है, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है यहां पढ़िए, यह लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n। और ये वाला केस क्या कह रहा है, n इंटीजर है। मतलब अगर लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n और अगर n इंटीजर है, सो दिस इज दिस। सर क्या बोला, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल का पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर n इंटीजर है तो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, बस इंटीजर होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सर कैसे, ये जो लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या बोला सर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी, कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, e का पावर आयोटा थीटा, और फिर ये क्या लिखा है, e के पावर आयोटा थीटा का पावर n, तो फिर वो क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा n थीटा। वही तो लिखा है e का पावर आयोटा n थीटा। e का पावर आयोटा n थीटा मतलब cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये तो बहुत ही बेसिक है। फिर से कह रहा हूं, अगर n इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रेज टू द पावर n के नीचे है अंदर, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में था, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने पावर n मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें ये और ये एक ही है। सर कैसे, ये भी बहुत काम का है। ये लिखा है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, मतलब ये क्या लिखा है, सिस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा 2 डैश 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 मल्टीप्लाइड बाय सिस थीटा n। और ये तो आप जानते हैं सिस थीटा 1 का मतलब क्या होता है, e का पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e का पावर आयोटा थीटा 2 डैश 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 अप टू e का पावर आयोटा थीटा n। तो ये वही तो लिखा है। अब e का पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e का पावर आयोटा थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा और ब्रैकेट में आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n। मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया कॉस ऑफ वो वाला थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ वाला थीटा। मतलब ये दोनों एक ही लिखे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू n टाइम्स, मतलब दोनों एक ही चीज। इसमें तो कोई ज्यादा परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n और अगर n इंटीजर है तो ये हमारा आंसर है। लेकिन ये हमें काम का आएगा इसमें, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो आई होप आपको डी मॉवरीज थ्योरम का केस नंबर 1 समझ में आ गया है जी। तो आपको डी मॉवरीज थ्योरम का केस नंबर 1 समझ में आ गया। ओके, अब हम ध्यान देंगे केस नंबर 2 पे। हाँ जी, अब केस नंबर 2 क्या कहते हैं, केस नंबर 2 भी वही लिखा है। यहां क्या लिखा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन पावर n के बदले लिखा है p बाई क्यू। और स्टेटमेंट में लिखा है p और q दोनों इंटीजर है लेकिन q 0 नहीं है। और ये क्या लिखा है, अब इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप यहां ध्यान दीजिए। ये लिखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल का पावर p बाई क्यू।
तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल का पावर p एंड होल का पावर 1/q। बिल्कुल जो ये लिखा है वही ये लिखा है। और थोड़ी देर पहले यहां पे जो स्टेटमेंट 1 था, क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इंटीजर है, तो यहां पर p भी तो इंटीजर है। तो अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा एंड होल का पावर 1/q। राइट। अब सवाल ये है वापस से, ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर p/q है, जब इसके राइट में जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन के कितने वैल्यूज होंगे। जैसे केस नंबर 1 में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n की सिर्फ एक ही वैल्यू थी, और वो क्या थी, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। लेकिन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर p/q कि कितने वैल्यूज होंगे, q डिफरेंट वैल्यूज, कितने q, और अगर q मान लीजिए 3 है तो 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे, q अगर नीचे 4 है तो 4 डिफरेंट वैल्यूज होंगे। और वो वैल्यूज कैसे आएंगे ध्यान दीजिए, हम यहां तक तो आ गए, मतलब इसके q डिफरेंट वैल्यूज हैं, मतलब इसके q डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब इसके q डिफरेंट वैल्यूज आने चाहिए। अच्छा, आप ये भी तो जानते हैं चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस हो या साइन हो, ये सभी पीरियोडिक हैं और इनका पीरियड 2π है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉस ऑफ p थीटा के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया कॉस ऑफ 2k π प्लस p थीटा प्लस आयोटा के साथ साइन ऑफ 2k π प्लस p थीटा, और ये होल का पावर 1/q। अब सवाल है, ये ऊपर तो 1 है, मतलब ये 1/q है, तो जैसे p सामने आ गया था बिल्कुल उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में यहां q सामने आ जाएगा। मतलब अब ये आपको ऐसा दिखेगा, और वही तो यहां लिखा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो लिखा है वो ये है, और इसकी यहां से कितनी वैल्यूज आएंगी, q, और कैसे आएंगी, k0 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू k1 k2 अप टू kq-1, तो 0 से लेके q-1 टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, q। सो दिस इज एक्चुअली डी मॉवरीज थ्योरम, मतलब स्टेटमेंट 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसमें स्टेटमेंट 1 का यूज हुआ, इसलिए हमने आपको दोनों स्टेटमेंट बता दी। अब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा ताकि आपका आइडिया और भी क्लियर हो सके। लेकिन एक पहले हल्का फुल्का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन यहीं पे लिख देंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी टू फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर टू फाइंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूट्स निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड है डीएमटी। ओके, तो सबसे बेस्ट मेथड है डीएमटी। अब इससे पहले कि हम एग्जैक्टली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक हल्का सा एग्जांपल लेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया आपका क्लियर हो सके। जी, क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा है ध्यान दीजिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है √3/2 इंटू प्लस आयोटा/2। आप इसको अभी से पहचानना है, √3/2 किसका कॉस होता है और 1/2 किसका साइन होता है, का पावर 5। एंड आई होप आप ये समझ सकते हैं, π/6 मतलब 30 डिग्री, प्लस लिखा है √3/2। ओके, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 5, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। और आगे वाला पूछ रहा है देन z क्या होगा, और आपकी ऑप्शन है देन, पहला ऑप्शन लिखिएगा रियल पार्ट ऑफ z 0 है, सेकेंड ऑप्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, थर्ड ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी ग्रेटर देन 0 है।
मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी पॉजिटिव है। और चौथा ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है। ओके, अब मुझे लगता है ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ किस चीज का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या सबसे बेस्ट पोलर फॉर्म। तो जैसे ही आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो √3/2 प्लस i/2 इज सिस ऑफ π/6, दैट इज e का पावर i/π/6 होल का पावर 5। और होल का पावर 5 मतलब आप समझते ही हैं, ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर i/5π/6। और ये क्या लिखा है, e का पावर -i/π/6 और 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसको लिखेंगे तो आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या आएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इमेजिनरी पार्ट तो कट गया, मतलब आपका जो z आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स cos ऑफ 5π/6। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। और हमें यह भी नहीं बताना है कि रियल पार्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा है मैं ये भी बता दूं कि रियल पार्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। 5π/6 को लिख दिया पाई माइनस π/6 एंड cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। और cos π/6 का मतलब क्या होता है, cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, 2 और 2 कट गया, तो आपका z कितना आ गया, आपका z आ गया है -√3। मतलब आपका सही आंसर क्या है, रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। ओके, बट ये उतना मजेदार नहीं है। हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, टॉपिक का नाम है डी मॉवरीज थ्योरम, और हम अब एक्चुअली टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप यहां से डी मॉवरीज थ्योरम हटा दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में रखिए कि हमें डी मॉवरीज थ्योरम यूज करना है। और अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक अब, जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब हमें यूनिटी का क्यूब रूट निकालना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है z³ - 1 = 0। ओके, मतलब ये लिखा है z - 1 इंटू z² + z + 1 = 0। सर यही तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कैसे, z³ - 1 = 0, मतलब एक्चुअली तो ये ऐसा था, मतलब z क्या है, 1 का पावर 1/3। ओके, मतलब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप z के 3 रूट निकाल रहे हैं, और टॉपिक का नाम हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप समझ सकते हैं टॉपिक एक्चुअली ये है। यहां से शुरुआत हुआ, ये है, ये है, ये है और ये है। तो दिस इक्वल टू 0, मतलब एक आंसर तो z = 1 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट 1 है। और अब आ जाइए इस पे, यह है क्वाड्रेटिक, और लगाइए श्रीधराचार्यास फॉर्मूला। तो आंसर क्या होगा, -b + √b² - 4ac / 2a। -3 का अंडर रूट, और अंडर रूट ऑफ -1 मतलब आयोटा, मतलब -1 ± आयोटा √3/2। तो आपको अभी से पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है। एक आंसर है 1, एक आंसर है -1 प्लस आयोटा √3/2, जिसको अपन पढ़ते हैं -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और तीसरा है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों रूट्स निकाल लिए। ओके, कौन कौन से 3 रूट्स निकाले, एक रूट निकाला 1, एक रूट निकाला -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और एक निकाला -1/2 माइनस आयोटा √3/2। और आगे जाके हम इनका नामकरण कर देंगे। इसका नाम 1 है, इसका कोई तो भी एक नया नाम रख दिया गया है, ओमेगा, हमने नहीं रखा, ये फिक्स है, और इसका नाम है ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसका नाम ओमेगा स्क्वायर क्यों है, आप चाहो तो वेरीफाई कर लो।
इसको स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा, एंड इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। मतलब ये 1 है तो ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, या ये 1 है ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है। ओके, पर सर यहां पे तो डीएमटी लगा ही नहीं। ओके, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये लिखा था z इज इक्वल टू 1 का पावर 1/3, राइट। अब ये 1 का मतलब क्या है? ये 1 का मतलब है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 का पावर 1/3। और जैसे मैंने आपको डी मॉवरीज थ्योरम पढ़ाया था वही हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, पहले ये 1 यहां आ जाएगा, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई भी हो गया तो 0 0 ही रहेगा, और अगले स्टेप में कॉस के अंदर जो भी है उसमें 2k पाई ऐड हो जाएगा। तो z क्या हो गया? कॉस ऑफ 2k पाई प्लस 0, और प्लस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2k पाई बाई 3। और अब हम कहेंगे यहां से जो z आएगा इसकी कितनी वैल्यूज होंगी? q डिफरेंट, और q का मतलब है 3, तो अब आपकी 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। पहला, जब आप k को 0 पुट करेंगे, जैसे ही आप k को 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और cos 0 1, मतलब आपका पहला रूट आ गया 1। फिर आप k को 1 पुट करेंगे, तो जैसे ही आप k को 1 पुट करेंगे तो आपका सेकेंड रूट आ गया, जिसका नाम है cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ओके, इसको थोड़ा मैं लिख लेता हूं, फिर यहां शॉर्टकट में लिख लूंगा। और cos ऑफ 2 पाई बाई 3 मतलब cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, एंड cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इज माइनस cos पाई बाई 3। चेक कर लीजिए। फिर 2 पाई बाई 3 को लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 3, एंड पाई माइनस पाई बाई 3 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। ओके, मतलब ये आपका सेकेंड रूट आ गया, ये आपका सेकेंड रूट आ गया, और इसको हम दूसरे शब्दों में नाम अभी से दे चुके हैं, नाम है ओमेगा। और बिल्कुल उसी तरह मैं एक बार सिर्फ चेक कर लेता हूं कि ये बोर्ड का पोर्शन विजिबल है कि नहीं। हाँ सर है, अभी तो चांस है, बिल्कुल है। फिर k को 2 पुट कर देंगे तो z क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, एंड 4 पाई बाई 3 इज पाई प्लस पाई बाई 3, एंड cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 इज माइनस cos पाई बाई 3, मतलब ये आ जाएगा माइनस 1/2, एंड 4 पाई बाई 3 इज पाई प्लस पाई बाई 3, एंड साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 इज माइनस साइन पाई बाई 3, और ये आपका आंसर। मतलब यहां से जो 3 रूट्स आए, 1 2 3 1 2 3, एक ही है। मतलब पहला रूट z इक्वल टू 1 है, ये आपका दूसरा रूट है, मतलब ये दूसरा रूट है। लेकिन इसको प्यार से याद करने के लिए हम ऐसे भी याद करेंगे, क्योंकि ये भी आगे हमें बहुत सपोर्ट करेगा। e का पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 रोटेशन, और ये थर्ड रूट का नाम है e का पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। चेक कर लीजिए सर, टॉपिक का नाम है डीएमटी, और हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 2 तरीके से निकाल लिया, एक ऐसे और एक डीएमटी करके। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ नोट, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड याद होने चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको पॉइंट लिखाऊंगा और वो आप पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आप पॉइंट लिखना शुरू करें तो ज्यादा बेटर होगा, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो तीनों रूट्स हैं, मैं वो तीनों रूट्स को तीनों फॉर्म में लिखूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, आई होप ये क्लियर है। आप ख्याल करिए प्लीज, टॉपिक का नाम ऊपर ही लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमें तीनों रूट्स के बारे में पढ़ना है जी।
और हमें इसके नोट पढ़ना है, नोट। तो सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने डिराइव किया था कार्टेशियन फॉर्म में। सर क्या क्या रूट थे? एक रूट आया था 1 और एक रूट आया था -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और एक आया था -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ओके, अब इसी चीज को हमने पोलर फॉर्म में भी पढ़ा था। पोलर फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसको क्या बोलना है? ये तो 1 ही है, 1 ही है। अब इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पढ़ना है, राइट, तो फिर आप इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं? ये लिखा था cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 और फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको फिर कन्वर्ट कर दिया था। और ये क्या था? cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। और जैसा आपने पोलर फॉर्म लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा महान है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी तो वही है। इसको 1 लिखेंगे, इसको e का पावर आयोटा 2π/3 और फिर इन जनरल हम इसको किस तरीके से, किस नोटेशन से याद रखेंगे? तो बस एक शब्द है नोटेशन। मतलब इस रूट को किसके नाम से पहचानेंगे? 1 से, ये वाले को ओमेगा से और इसको ओमेगा स्क्वायर से। राइट, राइट, ये प्लीज लिख लीजिएगा। अब तुरंत आ जाइए अपने नोट पे, पॉइंट टू बी नोटेड। तो पहला नोट लिखिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, रूट्स आर इन जीपी। देख लीजिए, रूट्स आर इन जीपी। एक रूट 1 है, एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है। तो लिख दीजिए रूट्स आर इन जीपी। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो इज व्हाट? कॉमन रेशियो इज ओमेगा। सेकेंड नोट, सम ऑफ द रूट्स, 3 रूट्स मतलब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। सर विश्वास नहीं होता, विश्वास करिए, ये कैंसल, ये 1 ये -1 ऐड किया तो 0, क्योंकि जो ये है वो यही है, वो यही है, वो यही है। मतलब पहले हमने लिखा रूट्स आर इन जीपी, सेकेंड लिखा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है? 0। पर इसी नोट के अंदर एक और नोट, तो इस नोट के नीचे लिख दीजिएगा क्या? इस नोट के नीचे लिखना पड़ेगा 1 का पावर r प्लस ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर r। क्या लिखा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर r, मतलब ओमेगा का पावर 2r। अब इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 0। मतलब 1 का पावर r प्लस ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर r इक्वल टू 0। और आगे लिख दीजिए कब? इफ r इज इंटीजर एंड इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो r है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो समझने का सबसे बेस्ट तरीका, r को 1 मान लो, ये लिखा है 1, ये लिखा ओमेगा, ये लिखा ओमेगा स्क्वायर, आंसर आ गया 0। और उसके नीचे फिर लिखना पड़ेगा 1 का पावर r प्लस ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर r इज इक्वल टू 3। अब क्यों 3? आगे लिख दीजिए इफ r इज इंटीजर एंड r इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे बेस्ट मान लो कि r 3 है, तो ये लिखा 1 क्यूब मतलब 1, ये लिखा ओमेगा क्यूब, ये लिखा ओमेगा का पावर 6। अब सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है? पहला रूट 1 है, फिर अगला रूट ओमेगा है, फिर अगला रूट ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा क्यूब क्या होगा? ओमेगा क्यूब 1 होगा। सर कैसे? हम ये सब जो निकाल रहे थे, ये लिखा था z का पावर 1/3, राइट। अब सवाल है मुझे निकालना है ओमेगा का पावर 3 क्या होगा। तो अभी अपन एक इक्वेशन लिखा था ना, z³ - 1 इक्वल टू 0। इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे। इसका एक रूट 1 था, एक रूट ओमेगा था और एक रूट ओमेगा स्क्वायर था। तो यहां पर अगर मैंने z के बदले ओमेगा डाल दिया, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को उसका रूट सेटिस्फाई करेगा, तो यहां z के बदले ओमेगा डाल दिया, तो ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0। मतलब ओमेगा क्यूब क्या आ गया? 1। ओके, मतलब ये 1, ये ओमेगा का पावर 3 मतलब 1,
ये ओमेगा का पावर 2 का पावर 3 या फिर ओमेगा का पावर 3 का पावर 2, मतलब ओमेगा का पावर 3 1 और उसका स्क्वायर 1 1 1 1 3। ओके, तो हमने पहला क्या लिखा, रूट्स आर इन जीपी। सेकेंड क्या लिखा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 और उस नोट के अंदर ये। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1। कैसे, एक रूट 1 है, एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू अपन ने अभी क्या निकाली है 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 1। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत काम का है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट। अब ये क्या कह रहा है कि आपने अभी अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला, मतलब आपके 3 रूट्स आए, राइट। मैं यहां पे एक आर्गेंट प्लेन बना रहा हूं, आर्गेंट प्लेन। ओके, आपका पहला रूट आया 1, ये ओरिजिन है, ये आपका पहला रूट है 1। ओके 1, तो ये आपका पहला रूट है। आपका दूसरा रूट क्या है, e का पावर आयोटा 2π/3, मतलब आपका रूट है e का पावर आयोटा 2π/3, मतलब आपने इसको 2π/3 से रोटेट कर दिया। इसका रेडियस भी 1 है, तो ये Z1 था, इसका नाम 1 है, और ये हो गया e का पावर आयोटा 2π/3, मतलब आपने इसको 2, यहां से आप यहां आए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जब आप यहां से यहां गए तो ये एंगल कितना है 2π/3। और क्योंकि हम रोटेशन का इफेक्ट देख चुके हैं, हमने इस वेक्टर को रोटेट किया, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब रेडियस सेम है। तो ट्राइंगल में ये दोनों साइड सेम है, मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अब 2π/3 मतलब 120, तो 180 में से 120 गए तो 60, मतलब ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30। और फिर अगला रूट क्या है, e का पावर आयोटा 4π/3, मतलब फिर आप अज्यूम करिए आपने इस वेक्टर को फिर रोटेट किया 2π/3 से, और आप यहां आ गए। सवाल है, ये मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, राइट। अगर ये मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो ये 120, तो फिर ये भी 30 और ये भी 30, और उसी तरह फिर अपन वापस यहां चले गए, तो ये 2π/3, तो ये भी 30 और ये भी 30, तो 30 30 60, 30 30 60, 30 30 60। इसका मतलब अब ये नेक्स्ट नोट क्या कहता है कि इफ वी आर गोइंग टू प्लॉट द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी ऑन द आर्गेंट प्लेन, देन द 3 रूट्स आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ऑफ कोर्स ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, अब ये लेंथ कभी भी निकाल सकते हैं। वैसे और एक तरीका है पता करने का, अगर आपको ऐसा नहीं पता करना है तो ये 1,0 है, और ये जो लिखा है ये लिखा है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और थर्ड रूट क्या है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो आप वैसे भी पता कर लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आपको पता चल जाएगा ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मतलब टॉपिक अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसके 3 रूट से बनने वाला जो फिगर है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा। अगर 4th रूट ऑफ यूनिटी है तो वो जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो एक स्क्वायर बनेगा। 5 है तो रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा, और n साइड का है तो वो रेगुलर n-गॉन बनेगा। ओके, चेक करिएगा प्लीज। राइट, बिल्कुल बराबर रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका अब एक लास्ट नोट लिखिएगा, नोट। और इसका नोट क्या है याद रखने के लिए, फैक्टराइजेशन। अब क्या कहता है ये फैक्टराइजेशन, ख्याल करिए। अभी अभी अपन ने लिखा ZQ - 1 = 0, राइट। इसके कितने रूट आए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये जो लिखा है ZQ - 1 = 0, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, राइट। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, Z - 1, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, Z - ओमेगा, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है वो एक है, मतलब =0 =0 एक है। चेक कर लीजिए, दिस इज फैक्टराइजेशन। अब इसका क्या यूज है उसके लिए क्वेश्चन लिख दीजिए।
क्वेश्चन है इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द टू कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी के 3 रूट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट। तो वो बोल रहा है इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब सवाल है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है? आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स रूट है। मतलब ये जो लिखा था z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट? हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। ओके, तो ये लिखा है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, और ऑफ कोर्स ओवरऑल का एक रूट 1 है, एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है। मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 है और एक रूट ओमेगा स्क्वायर है। तो आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ओवरऑल। और आपको क्या निकालना है? 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, राइट? तो आपको निकालना है 1 माइनस, मतलब दिस इक्वल टू दिस है। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ z के बदले 1 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 1 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3। आई होप ये भी क्लियर है। डन। अब अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्लियर है, और अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पॉइंट टू बी नोटेड क्लियर है, तो फटाफट 2-4 क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब आगे वाले ने क्लियर कट बता दिया कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और वो देगा हमेशा। ओके, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा का पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। मतलब एक तो आगे वाले ने बता दिया कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और 1 प्लस ओमेगा होल का पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। देन a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, मतलब a और b क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन 0,1, 0,1 मतलब a 0 है b 1 है, या 1,1 मतलब a 1 है b 1 है, या फिर 1,0 मतलब a 1 है b 0 है, और चौथा -1,1। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो पॉज कर देना है, ताकि आप खुद से सोल्यूशन निकालें। और अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप वापस आ गए। ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा, लेकिन हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। मतलब 1 प्लस ओमेगा क्या है? 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7। मतलब ये लिखा है माइनस ओमेगा का पावर 14। और आप ये तो जानते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा क्यूब, मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितने की है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 की। तो 14 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 12 बच गया 2, मतलब ये बच गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। और वापस से अपने को मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 प्लस ओमेगा। आगे आप समझदार हैं, LHS और RHS को कंपेयर करिए और फट से बता दीजिए आपका आंसर क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ओमेगा इज इक्वल टू, तो आपको इसको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा है। ओके, देन आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, और डिटर्मिनेंट क्या लिखा है वो मैं आपके लिए लिख लेता हूं। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, और आप सब तो जानते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का एक तरीका है, हो सकता है आप उसमें कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करिए और उसका आंसर निकाल दीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को बदल देते हैं, इसको ओमेगा कर देते हैं। सर क्यों? क्योंकि वो लिखा है ओमेगा का पावर 4,
और ओमेगा का पावर 4 क्या होता है? ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का पावर 4 होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब इज 1। अब मैं इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करना चाहता हूं। सर क्या? मैं चाहता हूं लिख दो कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो कॉलम 2 तो नहीं बदलेगा, नहीं बदला। कॉलम 3 तो नहीं बदलेगा, नहीं बदला। अब कॉलम 1 क्या हो जाएगा? 1 1 1। यहां तो आ गया भाई साहब 3। माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, शहीद। -1 + 1, शहीद। ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, शहीद। डन। अब आपको क्या करना है? अब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए फर्स्ट कॉलम से, मतलब 3 के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए। और आपका आंसर क्या आना चाहिए वो मैं बता देता हूं। वो आंसर आना चाहिए 3 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा -1। मतलब सही मायने में आंसर क्या है? 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ख्याल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1, ओके, देन आपको किसी की वैल्यू निकालनी है। सर किसकी वैल्यू निकालनी है? मैं लिखता हूं, आप बताइएगा क्या करेंगे। ये लिखा है 4 + 5 टाइम्स, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं अंदर क्या लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए और पहचानिए क्या ये आपका दोस्त है। अरे हाँ सर, ये तो हमारा दोस्त है। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये शायद ओमेगा है और यहां लिखा है इसका पावर 334। आई होप आपको ये विजिबल है, और नहीं है तो अब विजिबल कर देते। ओके, प्लस 3 टाइम्स ये लिखा है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 का पावर 335। आप ये तो जानते हैं ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। डन। तो ये लिखा है 4। आई होप मैंने क्वेश्चन बराबर लिखा है। बिल्कुल सही है सर। 4 + 5 ये लिखा है ओमेगा का पावर 334, राइट, 5 टाइम्स। ये लिखा है उसके बाद ओमेगा क्यूब, राइट सर, ये लिखा है ओमेगा क्यूब। नहीं सर, यहां पर भी प्लस ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा ही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है। सबसे पहले इस 4 को मैंने लिख दिया 1 + 3, इस 5 को लिखा 2 + 3, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। इसका ये 1 बाकी है और इसका ये बाकी है। ओके, जरा इस पर ख्याल करते हैं। ये 3 तो है ही, ये 1 + 3 3 4। अगर साइक्लिसिटी से जाएंगे तो ये ओमेगा बचेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया 0। ओमेगा का पावर 334, मतलब ये हो गया 1 + 2 ओमेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 + 2 ओमेगा, और ओमेगा क्या था? -1/2 प्लस आयोटा √3/2। 2 से 2 कटा, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया, अपन सही कर रहे हैं ना? सही है। तो आपका आंसर क्या आ गया? आयोटा √3। चेक कर लीजिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट मैं एक बार देख लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आई होप पिछले वीडियो में ये क्लियर है, और नहीं भी है तो एक बार चेक कर लीजिए। हम यहां तक आ गए हैं और हमारा आंसर आ गया आयोटा इंटू √3। एक बार प्लीज चेक करिए। ओके, तो ये आ चुका है आयोटा इंटू √3। डन। अब 2 क्वेश्चन और लिखिएगा प्लीज।
अब ये दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं लिखिएगा। अब क्वेश्चन है, सपोज Z1, Z2, Z3 ओके आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोला? Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle Z का mod equal to 2। मतलब Z1, Z2, Z3 एक सर्कल पे है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 2 है। ये तो हम समझ ही गए, रेडियस 2, इसका रेडियस 2 है। ओके तो क्वेश्चन है Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle mod Z equal to 2। और आगे गिवन है Z1 is 1 plus iota root 3। Z1 है 1 plus iota root 3 और हमें बताना है Z2 और Z3 क्या है। ओके सबसे पहली बात, Z1 कहां है? Z1 है 1 प्लस आयोटा रूट 3, यह है Z1। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 2 है, चेक कर लीजिए। मतलब इसका नाम क्या है? 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये आपका Z1 है। अब क्वेश्चन में दिया है Z1, Z2, Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। जी ये आपको गिवन है, राइट। तो सवाल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सबसे पहले इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। ये लिखा है 1, ये लिखा है रूट 3। 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 इज 4, अंडर रूट इज 2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? मतलब Z1 ये है, मतलब ये है, राइट। और ये तो रेडियस है, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो 2 है। अब ये 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो ऐसा कौन सा थीटा है जिसका कॉस 1/2 है? तो किसका कॉस 1/2 है? तो आप जानते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि π/3 60 डिग्री। ओके मतलब हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है सर? कि हमारा जो Z1 है वो है 2 इंटू आयोटा का पावर π/3 और Z1, Z2, Z3 से बनने वाला ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये 2 है। तो अब आपको Z1 से Z2 जाना है तो आपको कितने डिग्री का रोटेशन लेना है? आपको रोटेशन लेना है 2 π/3 का। तो आपका Z2 क्या आएगा? विथ सेम एम्पलीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड रेडियस, तो आएगा 2 इंटू आयोटा का पावर π/3 इंटू आयोटा का पावर 2 π/3। तो आपका Z2 क्या होगा? 2 इंटू आयोटा का पावर π/3 प्लस 2 π/3, मतलब आयोटा का पावर पाई। ओके 2 इंटू आयोटा का पावर पाई। Z1 आ गया, Z2 आ गया। अब यहां से कितने डिग्री आना है? 120 डिग्री। और अब आपको आ जाएगा Z3, और Z3 क्या होगा? Z3 होगा 2 इंटू आयोटा का पावर पाई इंटू आयोटा का पावर 2 π/3, मतलब Z3 क्या होगा? 2 इंटू 3, तो यह हो गया 2 इंटू ई का पावर आयोटा और यह आ गया 5 π/3। तो आपको इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के बचे हुए 2 वर्टाइसेस भी मिल चुके हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन और लिखिएगा जी। और अब ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस z ओमेगा, मतलब z इंटू ओमेगा एंड z प्लस z ओमेगा इज इक्वल टू 8√3। क्या गिवन है? इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस z, ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z इज इक्वल टू 8√3,
then the value of z का mod is where omega is cube root of unity. Okay. मतलब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई तो भी एक z है। ओके, ये एक z है। अब ये z है और अब ये z कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? ओमेगा से। मतलब यहां से यहां तक z है और अब आपको अगला वर्टाइस चाहिए z इंटू ओमेगा। अब z इंटू ओमेगा मतलब आपको सेम रेडियस के साथ कितना एंगल जाना है? एंटी क्लॉकवाइज 2π/3। तो ये हो गया z इंटू ओमेगा और z इंटू ओमेगा मतलब आप समझ सकते हैं ओमेगा इंटू z, और ये एंगल आपने कितना कवर कर लिया? 2π/3। और नेक्स्ट कौन सा है? z प्लस z ओमेगा। ओके, वेक्टर ये हो गया z प्लस z ओमेगा। और आपको क्या निकालना है? आपको गिवन है इस ट्राइंगल का एरिया। कितना है एरिया? 8√3। अब इस ट्राइंगल का एरिया 8√3 है, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया भी 8√3 है। सिमेट्रिसिटी से पता कर लीजिए। और अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है z का मॉड, ये भी है z का मॉड इंटू साइन ऑफ 2π/3 इक्वल टू 8√3। साइन 2π/3 की वैल्यू डालिए, इधर उधर मैनिपुलेट करिए और आपका फट से आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर क्या आएगा? मॉड z इज 4√2। प्लीज इसको चेक कर लीजिए। आज के लिए इतना काफी है।